नमस्कार दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा की शुरुआत के बारे में बताऊंगी। पिछला वीडियो में मैं थोड़ा सा बताई हूँ इसके बारे में कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत के पहले कौन कौन से ग्रंथ कैसे कैसे आए और उसका क्या क्या महत्व था। आज मैं बताऊंगी कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत, इसके पहले का मैं वीडियो पिछले में बना चुकी हूँ कि उसमें कौन कौन सी रचना है। इसमें आप जानिए कि हिंदी साहित्य लेखन परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। तो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से पहले अनेक कवियों ने हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की शुरुआत 19वीं शताब्दी से हुई, लेकिन उसके पहले अनेक कवियों ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि ग्रंथ थे। तो उसमें जन्म तिथि और कालक्रम के अभाव के कारण इन ग्रंथों में प्रामाणिकता नहीं थी, अर्थात इसमें ये प्रमाणित नहीं हो पाया, इसलिए इसे अप्रमाणित घोषित कर दिया गया। उसको इन सारे रचनाओं को अप्रमाणित घोषित कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें कालक्रम नहीं था और जन्म तिथि का कोई अता पता नहीं था, इसलिए उसे अप्रमाणित घोषित कर दिया गया। इसके बाद गारसा दत्तासी हिंदी लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी से मानी जाती है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 900 वर्षों का माना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका वर्णन किया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास 900 वर्षों का माना जाता है। और हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत सबसे पहले गारसा दत्तासी से मानी जाती है। गारसा दत्तासी जो थे, उन्हीं से हिंदी साहित्य के लेखन की शुरुआत माना जाता है। तो आइए जानते हैं हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत के बारे में। तो सबसे पहले गारसा दत्तासी ने शुरुआत की। ये जो ग्रंथ की रचना किए, इसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी। फिर से सुन लीजिए, इस ग्रंथ की गारसा दत्तासी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी। ये जो ग्रंथ है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये जो ग्रंथ है, इसको हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और ये इसकी जो रचना हुई वो फ्रेंच भाषा में हुई। फ्रेंच भाषा में क्यों हुई? क्योंकि ये गारसा दत्तासी थे, वो फ्रांस के रहने वाले थे, यहाँ के रहने वाले नहीं थे, ये फ्रांस के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था वो 1794 ईस्वी में फ्रांस में ही हुआ था। और फ्रांस में रहने के कारण इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो फ्रेंच भाषा में लिखा। ये जो भाषा इनकी थी ये फ्रेंच भाषा थी, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये कभी भारत आए नहीं थे। तो इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति से किया था। यानी कि अंग्रेजी का जो वर्ण होता है ABCD, उस अनुसार इन्होंने उसमें कवियों का वर्णन किया था। ये इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी जो ग्रंथ लिखे, उसमें ये वर्ण क्रमानुसार पद्धति से किए, यानी कि अंग्रेजी के वर्ण ABCD ऐसे। जैसे इन्होंने क से जो है केशव को भी रखा और क से कबीर को भी रखा। जो केशव दास हैं वो रीतिकाल के सिंगारी कवि हैं, और जो कबीर दास हैं वो कबीर दास भक्ति काल के निर्गुण कवि हैं। यानी कि भक्ति काल में और रीतिकाल में लगभग 300 वर्षों का अंतर पाया जाता है। लेकिन इनके साहित्य में इनका जो ये ग्रंथ है, इसमें एक ही लाइन में है कबीर केशव। यानी मेरे कहने का मतलब ए से जितने कम हुए, बी से जितने हुए, जितने बी अक्षर से जितने नाम आए वो एक क्रम में, ए से जितने नाम आए वो एक क्रम में, ऐसे इन्होंने वर्ण के अनुसार ABCD अंग्रेजी वर्ण जो होता उसके अनुसार इन्होंने ऐसे कवियों को क्रम में रखकर उनकी रचनाएं की हैं। तो इस ग्रंथ में वर्ण क्रमानुसार पद्धति से रचना हुई है। तो आपको ये वो मतलब समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्रमानुसार पद्धति क्या होती है। तो इस ग्रंथ को लिखने से पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने क्या किया। तो इस ग्रंथ को लिखने से पहले इन्होंने जो
66 पुस्तकों का अध्ययन किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के पहले इन्होंने 66 पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसमें 11 जो पुस्तकें थीं वो हिंदी की थीं। यानी कहने का मतलब ये थे तो फ्रांस में रहते, तो ये फ्रांस में रहते थे और इनको लिखना था भारत का हिंदी साहित्य, हिंदी के साहित्य यानी हिंदी के कवियों के बारे में लिखना था। तो ये वहाँ पे थे, तो कैसे इनको, आज का जो टेक्निक युग है ऐसे तो था नहीं कि कहीं भी देश में बैठे रहिए यहाँ के कल्चर के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो ये इन्होंने, हम ये माना जाता है कि यहाँ के बारे में जो 11 पुस्तकें थी हिंदी की, उसका अध्ययन ये कैसे किए होंगे, तो ये पत्राचार के माध्यम से किए होंगे, पत्रों के द्वारा यहाँ के कवियों का विवरण पत्रों के माध्यम से मंगाए होंगे, वहाँ अध्ययन किए होंगे। तो इसमें जो है उर्दू के कवि और विभिन्न भाषाओं के कवि भी रहे होंगे और हिंदी के भी कवि थे। तो ये जो है, ये कवियों की जो संख्या है ये 738 थी। इनके लेखन में, इनके ग्रंथ में जो कवियों की संख्या थी वो 738 थी, जिसमें 72 कवि, मात्र 72 कवि हिंदी के थे और 666 कवि उर्दू और अन्य भाषा के थे। तो कहने का मतलब कि इसमें विभिन्न भाषाओं के कवि शामिल थे। मतलब ये उर्दू को ज़्यादा प्राथमिकता दिए और हिंदी को कम दिए। इनके ग्रंथ को पढ़ने से यही मालूम होता है कि इन्होंने हिंदी को कम महत्व दिया है, उर्दू के कवियों को ज़्यादा महत्व दिया है। तो आपने जाना। अच्छा, ये फ्रेंच भाषा ये जानी गए वर्णाक्रम पद्धति है, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा। फ्रेंच भाषा में क्यों लिखा, क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे। अब आते हैं कि ये हिंदी के अन्य भाषाओं के कवि भी मौजूद थे, ये तो आप जान ही गए। अच्छा, इनका जो प्रकाशन है, इस भाषा का ये जो साहित्य का प्रकाशन कब हुआ, तो इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन जो है वो 1839 ईस्वी में हुआ। इस साहित्य का प्रथम प्रकाशन 1839 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इसका प्रकाशन कौन किया था, तो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने कराया था। इसका प्रकाशन जो था वो द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ने कराया था, जो आयरलैंड में है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। आयरलैंड जो है वो ग्रेट ब्रिटेन का एक भाग है। द्वितीय प्रकाशन इसका, द्वितीय प्रकाशन जो था, द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में कराया। तो अच्छा, एक और जान लीजिए कि इस ग्रंथ के मुद्रण का काम जो था, जो मुद्रण का काम था, वो प्राच्य विद्या अनुवादक समिति ने कराया था, जो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में है। अच्छा, अब ये डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा ने गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार माना है। और इस ग्रंथ का हिंदी में जो अनुवाद है, ये भाषा तो थी फ्रेंच भाषा में, ये साहित्य तो लिखा गया। गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य का प्रथम ये जो ग्रंथ लिखे उसे प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, लेकिन ये भाषा जो थी वो फ्रेंच भाषा में थी। तो इसका हिंदी में जो अनुवाद था वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में किया था। तो किस नाम से किया था, तो हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में इसका अनुवाद किया। तो आपने जाना ग्रंथ के बारे में, तो ग्रंथ है इस्तवार द लालित्रेत्यूर हिंदुस्तानी। प्रकाशन जो है वो प्रथम भाग का 1839, द्वितीय भाग का 1847 ईस्वी में। भाषा क्या है, फ्रेंच भाषा है। कवियों की संख्या क्या है, 738 कवि हैं। 72 कवि हिंदी के हैं, 666 कवि अन्य भाषाएं और उर्दू के हैं। पद्धति जो है वो वर्ण क्रमानुसार पद्धति है। भाषा जो है वो फ्रेंच भाषा है। डॉक्टर नलिनी बिलोचन ने क्या कहा, हिंदी में अनुवाद क्या, ये आप जान ही गए। अब इसे तो एक और जानिए कि ये इसलिए विद्वानों ने इस ग्रंथ को विद्वानों ने अन्य नाम भी दिया है, जैसे यात्रा वृत्तांत, वृत्त संग्रह और साहित्य कोश के नाम से भी विद्वान इसको संबोधित करते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो इस्तवार द लालित्रेत्यूर हिंदुई हिंदुस्तानी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, तो गारसा दत्तासी हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार कौन है, गारसा दत्तासी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया,
तो फ्रेंच भाषा में। इस ग्रंथ के प्रथम और द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि गार्सा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? तो हिंदुई साहित्य का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसके ग्रंथ को वर्ण क्रमानुसार लिखा गया है? तो गार्सा दत्तासी को। अब आते हैं शिव सिंह सेंगर पे कि शिव सिंह सेंगर ने क्या किया। तो जानिए शिव सिंह सेंगर के बारे में। तो शिव सिंह सेंगर जो हैं वो शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना किए। शिव सिंह सेंगर शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना किए। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन जो है वो 1883 ईस्वी में हुआ है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में लिखा। ये जो है ये हिंदी भाषा में लिखे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा में लिखा, इसलिए शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ को हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये प्रथम हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज ग्रंथ को माना जाता है। तो ये भाषा इसकी जो है वो हिंदी भाषा है, भाषा जो थी है इसकी हिंदी भाषा है। इसकी भी पद्धति जो है वर्णानुक्रम पद्धति है। इसकी पद्धति वर्णाक्रम पद्धति अर्थात ए से जितने कवि हुए, बी से कितने कवि हुए, सी से कितने कवि हुए, ऐसे है वर्ण के अनुसार, ए बी या क ख ग घ ऐसे करके वर्ण के अनुसार है वर्णानुक्रम पद्धति। इसमें कवियों की संख्या जो है वो 1003 मानी जाती है। कवियों की संख्या जो है 1003 मानी जाती है। अच्छा, शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का प्रकाशन ये जानी गई 1883 में। अच्छा, किसके द्वारा हुआ है? शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा हुआ था। फिर से ध्यान दीजिए, नवल किशोर प्रेस लखनऊ के द्वारा हुआ था इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में। इसे हिंदी साहित्य का द्वितीय इतिहास भी माना जाता है। प्रथम इतिहास तो उसको माना जाता है गार्सा दत्तासी की जो रचना है, और द्वितीय इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है शिव सिंह सरोज को। शिव सिंह सेंगर ने भी यह साहित्य वर्णानुक्रम पद्धति से तो मैं बता ही चुकी। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1883। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को हिंदी भाषा के प्रथम इतिहास ग्रंथ के रूप में किसे माना जाता है? तो शिव सिंह सरोज को माना जाता है हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ। वो तो फ्रेंच भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ था, ये जो है हिंदी भाषा का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है शिव सिंह सरोज को। अब हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु के नाम से किसे जाना जाता है? तो शिव सिंह सरोज को माना जाता है। इसे प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। ये शिव सिंह सरोज जो नामक रचना है इसे हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने जाना शिव सिंह सेंगर के बारे में, गार्सा दत्तासी के बारे में। अब हम जानते हैं जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन के बारे में। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन को जॉर्ज ए ग्रेसन भी कहा जाता है। इनको शॉर्टकट में जॉर्ज ए ग्रेसन भी कहा जाता है। इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। फिर से सुनिए आप, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी इनके ग्रंथ का नाम है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखे हैं इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। अच्छा, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन है वो 1888 ईस्वी में हुआ था, यानी कि जॉर्ज ग्रेसन ने यह ग्रंथ को 1888 ईस्वी में लिखा था। और अच्छा, इस ग्रंथ का जो प्रकाशन कौन किया था, कौन किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन वर्ष जो था वो 1888 ईस्वी था लेकिन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें देखिए अभी तक दोनों जो देखे आप ग्रंथ उसमें अनेक कवियों अनेक भाषाओं के कवियों का विवरण है, लेकिन ये पहला है जॉर्ज ए ग्रेसन की जो रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी। इसमें मात्र सिर्फ हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है, और जो हिंदी के कवि हैं सिर्फ हिंदी के कवि हैं, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, उर्दू
ये जितनी भाषाएं हैं, इन भाषाओं के कोई कवियों का इसमें वर्णन नहीं है, मात्र इसमें हिंदी के कवियों का वर्णन किया गया है। इसमें द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी जो रचना है, जो ग्रंथ है, इसमें मात्र हिंदी के कवियों का वर्णन है, यानी कि हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। तो हिंदी के कवियों की जो संख्या है वो 952 है, इसमें 952 है। और इसकी भाषा जो है वो अंग्रेजी भाषा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली जो रचना हुई है वो फ्रेंच भाषा में है, दूसरी जो रचना हुई शिव सिंह सेंगर ने जो रचना की, शिव सिंह संगरोज, वो हिंदी भाषा में हुई है। और तीसरी जो रचना हुई है जॉर्ज इब्राहिम ग्रेसन जो किए हैं, वो अंग्रेजी भाषा में रचना हुई है। इसकी रचना अंग्रेजी भाषा में हुई, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंग्रेज होंगे, या तो अंग्रेजी ये जानते होंगे ज़्यादा, तो इनकी रचनाएं जो है वो अंग्रेजी भाषा में हुई है। यानी कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें सारे हिंदी के कवि थे और उन्होंने अपना काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया, यानी कि इसमें काल विभाजन भी हुआ। दो जो पिछली रचनाएं हैं उसमें काल विभाजन का कोई वर्णन, कोई जिक्र नहीं है। ये जो पहला है इसमें काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है, यानी कि काल क्रम के अनुसार कि इस काल में ये कवि हैं, उस काल में ये कवि, एक काल नाम दिया गया है, उसके अंतर्गत विभिन्न कवियों का वर्णन किया गया। तो पहली बार इसे सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कालक्रम है, जन्मतिथि है। तो ग्रेसन ने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में, अच्छा इसका जो है इस जो मतलब ये ग्रंथ जब रचे तो रचनाएं की, इस ग्रंथ की जो जब रचना किए तो इस ग्रंथ का रचना करने से पहले जो माध्यम, जिन रचनाओं को अपना माध्यम बनाए, उसमें गारसा दत्त तासी का भी, शिव सिंह सेंगर का और भक्तमाल गोसाई चरित्र, कालिदास हजार आदि ग्रंथों का इन्होंने सहारा लिया इस ग्रंथ को लिखने से पहले। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन यानी कि काल क्रमानुसार सर्वप्रथम वर्णन जो है वो जॉर्ज ग्रेसन ने किया था, यानी हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन ये जॉर्ज ग्रेसन ने किया। कितना इन्होंने जो ग्रंथ की रचना की उसका काल विभाजन जो है वो 3 काल में की और 12 अध्याय में, 12 अध्याय में इसका वर्णन किए हैं, 3 काल और 12 अध्याय में। तो आप थोड़ा सा जान लीजिए कि कौन कौन सा है। अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, ये तो आप जान ही गए, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसका जो अध्ययन है देखिए 12 अध्याय और 3 कालों में विभाजित किए हैं, 3 काल में। तो पहला जान लीजिए अब थोड़ा सा, जॉर्ज ग्रेसन का पहला है वो चारण काल है, दूसरा काल जो है वो धार्मिक या भक्ति काल को माना जाता है, तीसरा जो काल है वो विक्टोरिया युग या एलिजाबेथ युग के नाम से जाना जाता है। यानी 3 कालों में इनका वर्णन है और 12 अध्याय हैं। तो 12 अध्याय के बारे में भी जान लीजिए। पहला है चारण काल जो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी माना जाता है। दूसरा है धार्मिक पुनः जागरण काल जो 15वीं शताब्दी माना जाता है। तीसरा है जयसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रजभाषा के कृष्ण संप्रदाय जो 15वीं ईस्वी से 16वीं ईस्वी मानी जाती है। 5वां है मुगल दरबार। 6वां है तुलसीदास। 7वां जो अध्याय है वो रीति काव्य है जो 1500 ईस्वी से 1692 ईस्वी मानी जाती है। 8वां जो अध्याय है वो तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि हैं जो 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी मानी जाती है। 9वां अध्याय जो है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान कैसा था उसका वर्णन है। 10वां जो अध्याय है वो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान है, यानी कि कंपनी के शासन, जब अंग्रेजों का शासन था या कंपनियों का शासन था उस समय हिंदुस्तान कैसा था उसका वर्णन है। 11वां अध्याय जो है वो 18वीं शताब्दी के बारे में वर्णन है और 12वां जो अध्याय है वो उसको विविध कहा जाता है, यानी कि 3 काल और 12 अध्याय। तो आपने जाना जॉर्ज ग्रेसन के बारे में कि इनका काल क्या है। अच्छा, जॉर्ज ग्रेसन का हिंदी रूपांतरण जो है, ये जॉर्ज ग्रेसन की जो ग्रंथ है, जो रचना है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। तो इसका हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं तो किशोरी लाल गुप्ता जी किए हैं 1957 ईस्वी में।
1957 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक के नाम से इन्होंने रचना की। अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो जॉर्ज ए ग्रेसन। ये 2000 में टीजीटी पीजीटी में पूछा था, 2000 में। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किशोरी लाल गुप्ता ने किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया और किस नाम से किया? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी के नाम ग्रंथ का नाम है, और हिंदी में अनुवाद जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से इन्होंने किया। ये क्वेश्चन आया था पीजीटी और जीआईसी में 2015 में। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? यही पहला है जो काल क्रमानुसार लिखा गया है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, ये जीआईसी में 2009 में क्वेश्चन ये आया था। अच्छा, क्वेश्चन एक और देख लीजिए कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ए ग्रेसन। तो आपने जॉर्ज ए ग्रेसन के बारे में जाना। अब आते हैं मिस्र बंधुओं के बारे में जान लीजिए कि मिस्र बंधुओं ने क्या किया। तो मिस्र बंधु जो हैं, मिस्र बंधु किसे कहा जाता? तो 3 भाइयों को मिस्र बंधु कहा जाए। ये तीनों एक भाई थे लोग, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों मिस्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो रचना की है वो मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना मिस्र बंधु विनोद की है। अच्छा, ये जो थे जो तीनों भाई, वो ब्राह्मण जात के 3 भाइयों ने मिलकर लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया था, इसलिए इन 3 भाइयों को मिस्र बंधु के नाम से संबोधित किया जाता है। कभी कभी ये परीक्षा में पूछ लेता है इनका क्रम, कि एक क्रम क्या है, तो अक्सर पूछ लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब पूछ ले कि मिस्र बंधुओं का क्रम क्या है, तो आप जानिएगा कि पहले आते हैं गणेश बिहारी, दूसरे आते हैं श्याम बिहारी, तीसरे आते हैं सुखदेव बिहारी। तो अक्सर क्रम पूछ लेता है। अब आते हैं प्रकाशन। ये मिस्र बंधु विनोद की रचना जो है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है ये 4 भागों में हुआ था। 4 भागों में पहला, दूसरा और तीसरे भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरे भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। और चौथावें भाग का जो चौथा भाग है, इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, यानी कि इस साहित्य में विस्मत की रचना हिंदी भाषा में हुई, और इनमें अज्ञात, यानी कि ये हिंदी भाषा में हुई थी, और इसमें मिस्र बंधुओं ने अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने का काम किया था। यानी कि कहने का मतलब इस मिस्र बंधु विनोद में जो रचना हुई है, ये लगभग इसमें कवियों की संख्या जो है, इसमें कवियों की संख्या जो है वो 4591, यानी लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। तो ये तीनों भाइयों ने बहुत मेहनत किया होगा, तभी तो इतने कवियों का वर्णन इसमें है, 5000 कवियों का। तो ये कैसे हुआ? तो ये जानिए कि ये नागरिक प्रचारणी सभा काशी जो है, हिंदी में हस्तलिखित जो ग्रंथ थे हिंदी के, उनको खोजने का कार्य शुरू किया गया। नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी के हस्तलिखित, यानी कि हिंदी का जो हस्तलिखित जो ग्रंथ था, वो हिंदी का, उसको खोजने का कार्य शुरू किया गया। ये खोजने का क्रम 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चला। जितने भी हिंदी साहित्य के हस्तलिखित ग्रंथ थे, उनको इकट्ठा किया गया। तो ये संस्था, नागरिक प्रचारणी सभा एक संस्था थी। इसके माध्यम से हिंदी के हस्तलिखित जो ग्रंथ थे हिंदी के, उनको खोजने का कार्य शुरू किया गया। ये खोजने का क्रम कब शुरू किया गया? तो 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक यह चला। उस समय जब ये नागरिक प्रचारणी सभा में जो निरीक्षक थे, इस खोजने वाले का अलग अलग एक बनता है ना, संस्था बनती है, तो उस संस्था के जो निरीक्षक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास जी थे, जो 1900 ईस्वी से 1908 ईस्वी तक रहे। यानी कि नागरिक प्रचारणी सभा के निरीक्षक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास जी 1900 से 1908 ईस्वी तक रहे। उसके बाद मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये 5000 कवि आए कहाँ से, इन्होंने कितना परिश्रम किया होगा, क्योंकि इसलिए इसके पहले तो कहीं 1000 कवि मिले हैं,
इसके पहले जितने तीनों आप रचनाएं देखी हैं तो उसमें इतने ज़्यादा तो कवि थे नहीं किसी में। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कवि आए कहाँ से। तो देखिए, उसके बाद 1908 से 1916 ईस्वी तक निरीक्षक के रूप में श्याम बिहारी, ये जो श्याम बिहारी हैं, ये श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र रहे। और उपलब्ध जानकारी को, जो हस्तलिखित जो ग्रंथ मिले, उन सभी की जानकारी को मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने शामिल किया। यानी कि ये जो संस्था थी नागरिक प्रचारी सभा, उसमें जो हस्तलिखित जो हिंदी के ग्रंथ थे उनको खोजने का कार्य तो 1900 ईस्वी से शुरू हो गया था। वो कार्य 1921 तक चला। उसमें पहले जो थे बाबू श्याम सुंदर दास जी थे निरीक्षक। उसके बाद जो निरीक्षक हुए श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी जी हुए। तो उपलब्ध जानकारी को, जो जितनी जानकारी मिली थी हस्तलिखित ग्रंथ कवियों के बारे में, उन सभीयों को मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद का जो ये ग्रंथ लिखे, मिश्र बंधु विनोद नाम से जो ग्रंथ की रचना की, उसमें उन्होंने शामिल कर दिया। वो हस्तलिखित जितने ग्रंथ इनको साक्ष्य के रूप में मिले उसको इसमें उन्होंने शामिल किया। तो यानी कि 4591 यानी 5000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है। अब आते हैं कि मिश्र बंधु विनोद का क्रम जो है वो कालानुक्रमिक पद्धति है। इसका पद्धति जो है वो कालानुक्रमिक पद्धति है। यानी इसमें काल विभाजन इनका भी हुआ है, और काल विभाजन इन्होंने 8 कालखंडों में किया है, 8 कालखंडों में किया है। और आगे जानिए कि रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है। वो जो रामचंद्र शुक्ल इनके बाद जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं तो उसमें उन्होंने स्पष्ट ये बोला है कि मैंने अपने ग्रंथ का विवरणात्मक कवियों का परिचय मिश्र बंधु विनोद से लिया है। तो कहने का मतलब रामचंद्र शुक्ल भी इनमें से कुछ कवियों का विवरण ये लिए हैं, विवरणात्मक परिचय जो है वो मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ से लिए हैं, जो मिश्र बंधुओं का है। नामवर सिंह ने मिश्र बंधु विनोद को हिंदी साहित्य का पंचांग कहा है। अच्छा, दूसरा यह कि मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है। ये मिश्र बंधु जो हैं वो ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है। और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा है। ये मिश्र बंधु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बड़ा भारी इतिवृत्तात्मक ग्रंथ कहा है। तो यानी आपने जाना कि कैसे कैसे इनका प्रकाशन और इनकी संख्या कितनी है कवियों की, ये ग्रंथ कौन सा है, पद्धति क्या है। तो ग्रंथ जो है मिश्र बंधु विनोद है, प्रकाशन इसका 4 भागों में हुआ, कवियों की संख्या लगभग 5000 है, पद्धति जो है कालानुक्रमिक पद्धति है। ये खंड जो है ये 8 कालखंडों में बटे हैं। तो अच्छा, एक रचना और किए हैं मिश्र बंधु विनोद जो हैं, वो बंधु जी हैं, मिश्र बंधु जो हैं वो ये हिंदी नवरत्न की रचना भी किए हैं। इनकी एक और रचना मानी जाती है हिंदी नवरत्न। तो ये जो रचना किए हैं 1910 ईस्वी में किए हैं। इसमें 9 कवियों का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें तुलसीदास जी, सूरदास जी, केशवदास जी, कबीरदास जी, देव बिहारी, एगो चंद्र हैं, फिर हरिश्चंद्र और त्रिपाठी बंधु। तो त्रिपाठी बंधु के अंदर भूषण और मतीराम आते हैं। तो इनका जो हिंदी नवरत्न है उसमें ये 9 कवियों का वर्णन मिलता है। आगे अभी तो मैं इनके काल विभाजन नहीं बता रही हूँ, ना ही नामकरण। तो आगे का जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें काल विभाजन और नामकरण के बारे में बताऊंगी कि काल विभाजन कौन से कौन कवि क्या काल विभाजन किए, क्या नाम दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ प्रश्न जान लीजिए कि प्रश्न क्या बनता है मिश्र बंधु विनोद से और मिश्र बंधुओं से। तो प्रश्न ये आता है, क्वेश्चन ये आता है कि मिश्र बंधुओं का क्रम बताइए। तो मिश्र बंधुओं का गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी हैं। फिर नामवर सिंह ने हिंदी साहित्य का पंचांग किस साहित्य ग्रंथ को कहा, तो मिश्र बंधु विनोद को कहा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस हिंदी साहित्य ग्रंथ को 8 खंडों में विभाजित किया गया, तो मिश्र बंधु विनोद को। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी बंधु विनोद का मतलब मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ था, तो पहला, दूसरा, तीसरा 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन और बनता है कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है, तो लगभग 5000। यानी कि कहने को तो 4591 लेकिन लगभग 5000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या रचना की, कैसे की। तो हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। यानी कि
हिंदी साहित्य का सुव्यवस्थित इतिहास जो लिखे हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। अच्छा, इनका जो ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना इन्होंने की है। तो रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित शब्द सागर की भूमिका में पहले अपने साहित्यिक ग्रंथ को हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। पहले ध्यान दीजिएगा, शब्द सागर प्रकाशित हुआ, शब्द सागर की भूमिका में अपने साहित्य ग्रंथ को हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। उसे फिर पुनः संदर्भित एवं प्रवर्धित कर हिंदी साहित्य के इतिहास शीर्षक से प्रकाशित किया गया। कब किया गया? तो 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन जब हुआ, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत कर दिया जिसे पाठक के मन का संदेह दूर हो गया और इसका संशोधित संस्करण जो है, फिर इसका संशोधन हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन तो 1939 प्रकाशन जो है वो 1929 ईस्वी में हुआ, लेकिन फिर इसका संशोधित संस्करण जो आया वो 1940 ईस्वी में आया। संशोधित संस्करण, इसका संशोधन फिर हुआ, कुछ त्रुटियां थी उसका संशोधन हुआ, फिर वो 1940 ईस्वी में आया। अच्छा, इसमें कवियों की संख्या जो थी वो 1000 थी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कवियों की संख्या 1000 थी और इसकी पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति थी। इसकी पद्धति विधेयवादी पद्धति है। इसकी पद्धति विधेयवादी पद्धति। ये रचना विधेयवादी का मतलब विधेयवादी का मतलब होता है कि जो समाज में परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों के आधार पर जो ग्रंथ लिखा जाता है उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब मात्र होता है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत विस्तृत इसके बारे में बताई हूँ। ये लेखन कौन किए हैं और ये परिभाषा क्या है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ भी देता है कि ये कौन कवि ने लिखा या ये परिभाषा किसने दी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आपने शुक्ल के बारे में जाना कि हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, उनका प्रकाशन 1929 में कराया। कवियों की संख्या जो इसमें थी 1000 थी। पद्धति जो थी वो विधेयवादी पद्धति। अब कुछ शुक्ल जी के बारे में अन्य बातें भी जान लीजिए कि क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु जो है वो 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई थी। यानी कि शुक्ल जी की मृत्यु 11 अक्टूबर 1884 और मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अलावा भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं जो इस प्रकार से हैं। रसमीमांसा गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास, चिंतामणि और विश्व प्रपंच नामक ग्रंथ की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। एक काव्य संग्रह भी इन्होंने लिखा है मधुस्रोत के नाम से। इनका काव्य संग्रह है मधुस्रोत के नाम से। तो आपने जाना कि ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अलावा भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं। और शुक्ल जी ने जो नागरिक प्रचारणी पत्रिका संपादन भी किए हैं, पहला जो है वो नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किए हैं और दूसरा जायसी ग्रंथावली का संपादन किए हैं। तो ये संपादन कार्य भी किए हैं। अच्छा, इनके काल को थोड़ा सा जान लीजिए कि 4 कालों में कौन क्या क्या बांटे हैं। तो पहला जो है वो आदिकाल है जिसे वीरगाथा काल नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। अच्छा, इसका काल जो है वो 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना जाता है। फिर पूर्व मध्य काल को भक्ति काल नाम दिए हैं जो 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है। उत्तर मध्य काल को रीति काल नाम दिया है जो 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत माना जाता है। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल नाम दिया है जो 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक माना जाता है। तो दोस्तों, मैं ये आपको ये समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कौन से काल में क्या है। मैं आगे के वीडियो में बताऊँगी पूरा डिटेल इसका कि किस काल में कौन से कवि क्या कहे हैं, क्या नाम दिए हैं उसका। तो अब यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है?
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बार इसको, क्योंकि परिभाषा अक्सर बार बार देता है कोई भी हो एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। परिभाषाओं में से तो एक क्वेश्चन बनता ही, चाहे किसी के वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा हो, बालकृष्ण भट्ट की परिभाषा हो, रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा हो, अक्सर परिभाषा में से क्वेश्चन देता है। दूसरा क्वेश्चन यह आता कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, तो गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल का है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन आया था GIC PGT 2015 में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है। ये क्वेश्चन जरूर ध्यान दीजिएगा। शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है, तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से मानी जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि वो कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया, तो हिंदी साहित्य का इतिहास। इसको पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के नाम से प्रकाशित किया गया था, बाद में इसको स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित किया गया, जो 1929 ईस्वी में है। फिर इसका संशोधित रूप भी आया जो 1940 ईस्वी में आया। तो आपने जाना कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखा गया, उन्हें लिखने के मुख्य रूप से किस किस लेखकों का क्या योगदान रहा। आगे के वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के लेखन में अन्य ग्रंथों का क्या योगदान है उसके बारे में बताऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।